नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखिए, आज है 24 मार्च और 24 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, मैं वीडियो में आपसे प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। देखिए, सरहुल पर्व 2026 के बारे में जानते हैं, तो ये 21 मार्च 2026 को मनाया गया है झारखंड में। देखो, ये जानेंगे किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये मुंडा और उरांव जो आदिवासी समुदाय है इनके द्वारा मनाया जाता है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है। साल वृक्ष के फूल जिसे सखुआ या सल्ले बोलते हैं, ये धरती माता को अर्पित किए जाते हैं। देखिए, राज्यों के कुछ प्रमुख त्योहार पड़ते हैं। तो पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी जो फसल उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर तीज मरु महोत्सव मनाया जाता है और जम्मू और कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा मिंजर मेला मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, पोहेला, बोईशाख जो बंगाली नववर्ष है ये मनाया जाता है। बिहू, बोहाग, माघ काटिये असम में मनाया जाता है। रथ यात्रा, नुआखाई, कोणार्क और नृत्य महोत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और मेघालय में नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुतिन चरणविराकुल। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अनुतिन चरणविराकुल को निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। देखिए, भूम जैताई पार्टी के नेता अनुतिन चरणविराकुल को 293 वोट मिले हैं, जो प्रतिनिधि सभा के सत्र में उपस्थित 498 सदस्यों के आवश्यक बहुमत से अधिक थे। देखिए, थाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। 1949 तक इसे सियाम कहा जाता था। देखिए, आधिकारिक भाषा थाई है और मुद्रा थाई भगत है। यहाँ के सम्राट वजीरालोंगकोर्न, जिन्हें राम एक्स बोला जाता है, ये राम 10 है। ये प्रधानमंत्री अनुतिन वर्त विडकुल हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए, हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो मुस्तफा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं। जोस एंटोनियो कास्टेक्स ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं। रॉब जेटेन नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं। सनाए ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री बनी है और तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ठीक है, देखिए, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी और इंटर मियामी के कप्तान लियोनेल मेसी आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इससे पहले यह उपलब्धि पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी और अल नस्र के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हासिल की है। वर्तमान में रोनाल्डो के 965 गोल हैं। मेसी ने 900 गोल तक पहुंचने के लिए 1142 मैच खेले, जबकि रोनाल्डो को यह मुकाम हासिल करने के लिए 1236 मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। देखिए, नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी ने अपनी नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन लॉन्च की है। इस किताब का विमोचन हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत और पांडुचेरी के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की मौजूदगी में हुआ है। इस किताब में बताया गया है कि करुणा यानी दूसरों के दुख को समझना और मदद करना कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दुनिया बदलने की एक बड़ी ताकत है। उन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज मिला था, याद रखेंगे। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ है। अच्छा, ये विदिशा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर रहे हैं। 1980 में हजारों बच्चों को चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग से बचाया है। देखो, राइट टू एजुकेशन और चाइल्ड राइट्स के लिए ग्लोबल कैंपेनिंग भी इन्होंने चलाया है, याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FY 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
देखिए तमिलनाडु FY 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर राज्य बना है। तमिलनाडु ने 2024-25 में लगभग $8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है। देश के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में अकेले तमिलनाडु का योगदान 21.84% है। पिछले 4 वर्षों में राज्य के निर्यात में 29% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में रिलीफ स्कीम किस उद्देश्य से शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यातकों को मध्य पूर्व संकट से बचाने के लिए। देखिए रिलीफ, जिसे रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन बोला है, ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य वेस्ट एशिया मैरीटाइम डिसरप्शन के कारण बढ़ती लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करना है। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत है। देखो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पढ़ते हैं तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंप्लीमेंटेड है। इसकी टोटल फाइनेंसिंग आउटले 497 करोड़ रुपए है। देखिए इसका मुख्य काम यह देखना है कि निर्यातकों का नुकसान कम हो और उनका व्यापार चलता रहे। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो वेस्ट एशिया जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान आदि में अपना सामान भेजते हैं और वहां चल रहे युद्ध का तनाव के कारण परेशानी झेल रहे हैं। सरकार ने रिलीफ स्कीम को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत अप्रूव किया है, याद रखेंगे। देखिए जानते हैं ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिसका उद्देश्य भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इससे एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, रिस्क कवरेज और पॉलिसी सपोर्ट दिया जाता है। ये इंडिया के ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में मदद करता है। यह योजना नवंबर 2025 में पास हुई थी, याद रखेंगे। देखिए ECGC के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत सरकार की कंपनी है जो निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से भुगतान मिलने के जोखिम से इंश्योरेंस और गारंटी देकर सुरक्षा देती है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में डाक सहयोग पर समझौता MOU हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान और भारत के बीच में। देखिए भारत और भूटान ने डाक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संचार मंत्रालय के डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल की 19 से 22 मार्च 2026 तक भूटान की यात्रा के दौरान हुआ है। इस समझौते के तहत लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी विकास और डाक टिकट संग्रह और ज्ञान आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं तो भारत में डाक सेवा 1 अक्टूबर 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 मार्च 1774 को कलकत्ता में डाकघर की स्थापित किया था। 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद, प्रयागराज से नैनी तक विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा भारत में प्रारंभ हुई थी। दिसंबर 2025 को डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा से पत्र वितरण बोलते हैं, इसको आधिकारिक तौर पर बंद करने के पारंपरिक सेवा पत्र वितरण को आदि वाला देश दुनिया का पहला देश बन गया है। डाक विभाग 17 मार्च 2026 से नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू कर रहा है। इसके बारे में याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साध्वी निरंजन ज्योति किस आयोग की अध्यक्ष बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय OBC आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC भारत एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुच्छेद 338B के तहत 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा स्थापित किया गया है। पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करना इस आयोग का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नातांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। देखिए ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इजराइल ने उसके नातांज परमाणु संयंत्र पर संयुक्त हमला किया था। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन का कहना है कि संयंत्र पर हमला हुआ है लेकिन कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ। नातांज परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो यह नातांज इस्फहान प्रांत ईरान में पड़ता है।
ये देखिए, यह ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी समय समय पर निरीक्षण इसकी करती है, याद रखेंगे। देखिए IAEA के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोलते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 181 सदस्य राष्ट्र हैं। यहाँ के महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वीं। देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने संचालित किया है। इसमें 163 देश शामिल हैं। इसका अध्ययन आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण होता है। ये इसका 12वां संस्करण है। आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 देश, पहले में पाकिस्तान है, दूसरे पर बुर्किना फासो है और तीसरे पर माली है। इसमें भारत की रैंक 13वीं है, जो 2025 में 11वीं थी। भारत की स्थिति देखते हैं 2025 में, तो 43% की गिरावट के साथ भारत में आतंकी हमले कम हुए हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो वैश्विक रुझान में दुनिया भर में आतंकी मौतों से 28% की गिरावट आई है। आतंकवाद से होने वाली मौतें 2025 में 5582 हैं और हमलों की संख्या 2025 में 2944 है। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 में शामिल होने वाले भारतीय एडुकेटर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है बायजू रविंद्रन, खान सर, रोमन सैनी या अरक पांडे। देखिए हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। बाय।